समय की कुछ हमारे पास प्रतिबद्धता है। और आज के मुख्य अतिथि श्री हरिवंश जी, माननीय सभापति जी, राज्यसभा से आग्रह है। आप सबको मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विश्वंभर नेवर जी, अभी जिनका बहुत ही सारगर्भित अर्थपूर्ण वक्तव्य आपने सुना, श्रीमती डॉक्टर राजश्री शुक्ला जी, उसके पहले बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी बात रखने वाले श्री हिंगराज दान रत्नू जी, अधिकारी जरूर हैं पर मन से साहित्य और ऐसी चीजों में रुचि रखने वाले बड़े संपन्न व्यक्ति हैं। और मेरे बड़े पुराने आत्मीय, जिनकी पढ़ने में, जानने में, ज्ञान में गहराई से डुबकी लगाने में, जिनका एक पुराना बड़ा कहूं कि तपपूर्ण जीवन है, हमारे भाई प्रमोद शाह जी, भाई कमलेश जी, भाई अनिल शुक्ला जी, बहुत सुंदर ढंग से संचालन कर रहे भाई अजेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, बहुत सुंदर पुस्तक का संपादन और अपना वक्तव्य उस पर रखने वाले भाई डॉक्टर कमल कुमार जी, दिव्या प्रसाद जी, जिन लोगों ने मिलकर यह पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक तैयार की है। पुनः सभागार में उपस्थित सभी मित्रगण, आत्मीय जन और हमारे मीडिया के साथी, सबसे पहले मैं कृष्ण बिहारी मिश्र अध्ययन मंडल का शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं कि मुझे आज आपने उनकी स्मृति में अपनी निजी कुछ बातें कहने के लिए अवसर देकर यहां आपने बुलाया। आज आदरणीय मिश्र जी होते तो हम सब उनका 92 92वां जीवन जिसे हम कहते हैं, जन्मदिन का हम बड़े उत्साह से आयोजन करते। पर आप जानते हैं कि जीवन के इस क्रम पर, नियति के इस क्रम पर हम में से किसी का वश नहीं है। पर उनका जाना खासतौर से आप सबकी तरह मेरे निजी जीवन में भी एक बड़े ही सात्विक, दुर्लभ विद्वान और अभिभावक के अभाव की गहरी पीड़ा और सुनापन छोड़ गया। उनकी याद हमेशा आती है और उनकी स्मृतियां, उनका जीवन हमेशा प्रेरणा देता है। वह आज देश में बहुत कम रह गए मुट्ठी भर ऐसे लोगों में से थे, जैसा राजश्री जी बता रही थी कि जिनके कर्म और वाणी दोनों में एका थी। अनूठा व्यक्तित्व था उनका, साहित्य के दुर्लभ साधक व संत। साहित्य अगर सृजन साधना है तो समकालीन हिंदी साहित्य में, रचना संसार में जो बहुत कम विलक्षण साधक बचे रह गए हैं, उनमें से हमारे शीर्ष पर आदरणीय मिश्र जी। मैंने उन्हें कैसे जाना? मैं विद्यार्थी था। विद्यार्थी के बाद तत्काल मैं 20 वर्ष की लगभग उम्र में मुझे पत्रकारिता में जाने का संयोग हुआ। मैं बंबई के धर्मयुग में काम करना शुरू किया। तब कृष्ण बिहारी मिश्र जी को जानता नहीं था, पर मुझे थोड़ा पढ़ने की रुचि थी और खास तौर से साहित्य पढ़ता था। हालांकि मैं था अरसास का विद्यार्थी। बंबई में हमारे एक बड़े अजीज मित्र मिले, जिन्हें मैं बड़े भाई के रूप में कहता था, भाई शैलेंद्र तिवारी जी। अगर मैं गलत न हूं तो भाई अनिल जी
शायद उनसे जुड़े दूसरे अनिल पांडे थे। तो कस्टम में पर बौद्धिक रूप से बहुत सजग, मुझे बड़े छोटे भाई का स्नेह देते थे। अक्सर प्रायः बंबई में सप्ताह में एक दिन हम सब उनके घर मिलते। यह घोषित एक रूप से उन दिनों के दैनिक जीवन का एक भाग था। उसमें बड़े अधिकारी लोग भी होते थे। मैं पत्रकारिता के पृष्ठभूमि से था। और आप याद करें कि वो दौर बहुत उथल पुथल से भरा था, जैसा हमेशा रहता है। खासतौर से हिंदी इलाकों पर बात होती। वो दौर था जब अर्थशास्त्र में प्रगति की भाषा में हिंदी इलाकों को बीमार प्रदेश के रूप में देश ने चिन्हित किया। उस बीमार प्रदेश में तब माने जाते थे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उनसे मिलकर के ही हमारे इकोनॉमिस्ट ने, डेमोग्राफर्स ने ये टर्म कॉइन किया, बीमारू स्टेट। बी बिहार, ए मध्य प्रदेश, आर राजस्थान, यू उत्तर प्रदेश। ये 80 का दशक था। तो इन सब चीजों पर बहुत चर्चा होती कि गांवों के हालात आज क्या है। उसी क्रम में मुझे भाई शैलेंद्र जी ने कहा कि तुम ये पुस्तक पढ़े हो क्या, बेहया के जंगल। मैंने कहा पढ़ा तो नहीं हो। तो उन्होंने उपलब्ध कराया मुझे, और मैंने पाया कि गांव में जो बदलाव हुआ है, हो रहे हैं, क्योंकि मैं गांव की पृष्ठभूमि से हूं और सहयोग से आदरणीय मिश्र जी के पास के ही गांव का हूं। तो गांव में जो सांस्कृतिक बदलाव आ रहे थे, बौद्धिक चेतना में, सोचने में, काम करने में, जीवन को देखने की दृष्टि में जो फर्क आ रहा था, उसको जितने बेहतर ढंग से आदरणीय मिश्र जी ने उस पुस्तक में कहा, तो मैंने पढ़कर महसूस किया कि जिन भावों को शब्द देने की क्षमता मेरे अंदर नहीं, वो पढ़ने का मौका मिला। इसलिए बिना मिले उनसे उनके प्रति मेरा ये आदर पनपा, आदर हुआ। बड़े आसानी से, सहजता से उन्होंने गांवों के, बदलते गांवों के मिजाज और संस्कृति को आत्मसात किया। और यह एक लेखक के संवेदनशील मन के सर्वश्रेष्ठ पहलू जो आदरणीय मिश्र जी के पास था। इस तरह बिना मिले मेरा आदर उनके प्रति, सम्मान उनके प्रति उपजा। संयोग से मुझे बाद में कलकत्ता काम करने का अवसर मिला। 84 के आसपास आनंद बाजार समूह में रविवार पत्रिका निकलती थी। तो पहले तो मेरी आत्मीयता कमलेश जी से हुई, फिर उनके साथ निरंतर लगभग यह जब तक कलकत्ता रहा, एक अर्थ में महीने में 2-1 बार तो निश्चित तौर पे जब भी शाम में खाली होते तो सीधे कार्यालय से उनके यहाँ जाना और घंटों बात करना। जब मैंने कलकत्ता छोड़ दिया, उसके बाद भी जब कलकत्ता आता था तो या तो एयरपोर्ट से या बाद में कभी जीवन में दूसरे कामों में भी रहा, तो बिना उनसे मिले शायद ही मैं कभी लौटा। और उसमें पुरुषोत्तम जी शायद अगर हम यहाँ मौजूद हो तो हमारे साथ रहा करते थे, साथ में कमलेश जी भी आते थे। क्या वजह थी कि उनके पास बार बार जाने, उन्हें सुनने, उनके साथ बैठने का संयोग मैं नहीं खोता। वह उन साहित्यकारों में भी थे भाई प्रमोद जी। मैं ये मानता हूं, मेरी दृष्टि गलत हो सकती है, कि खासतौर से साहित्यकार अपने साहित्य की विधा में बहुत श्रेष्ठ होते हैं, बहुत आगे जाते हैं। और एक जो समाज के प्रति जो एक कंपोजिट होलिस्टिक व्यू चाहिए, वो कम जगहों पर मिलता। पर कृष्ण बिहारी जी में वो अद्भुत था। वो उन्हें बाकी लोगों से अलग रखा। जो कुछ मैं समझ सका मैं शेयर करूंगा। उस छोटी कुटिया में वह आत्मीयता, बिना स्वार्थ आत्मीयता, साफ साफ खरी बातें कहना आज संसार में, जीवन में दुर्लभ है। उनकी कुटिया में जाने का एक आकर्षण और होता कि प्रायः उन प्रसंगों पर, उन पुस्तकों पर, उन विलक्षण व्यक्तियों पर बहुत कुछ मुझे सुनने को मिलता जो शायद कहीं और अब नहीं मिलता। इस अध्यात्म पर भी चर्चा होती, मेरा भी थोड़ा उधर आकर्षण रहा है।
महर्षि अरविंद, माँ गांधी, जेपी कृपलानी, लोहिया, विनोबा से लेकर पंडित जी, आचार्य नरेंद्र देव, साहित्य में आचार्य जाहिर शाह द्विवेदी, जिनके मूलतः उन्हीं के अंडर उन्होंने पीएचडी भी की थी, आगे विद्यानिवास मिश्र जी, कृष्णनाथ जी और शास्त्री थे, बड़े दार्शनिक हुए। उनके बारे में, शिव प्रसाद सिंह जी के बारे में, उन लोगों के समेत आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ऐसे विलक्षण लोगों के जीवन के प्रसंग सुनना, उन प्रसंगों में बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती थी जो उनके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा भी पहुंचाती थी, और जहां कमियां होती थी बहुत ही सहजता से, बिना किसी मलिनता के, बिल्कुल निरपेक्ष होकर के वो चीजें कृष्ण बिहारी की, आदरणीय कृष्ण बिहारी जी बता। वो जैसा मैंने कहा कि साहित्य के अतिरिक्त समाज के बदलाव की गति में उनकी गहरी रुचि थी, और वो उन्हें अलग करती थी बाकी साहित्यकारों से मेरी दृष्टि में। जैसे उन्होंने मुझे पूछा एक बार कि फला किताब जेसी कुमारप्पा की आपने पढ़ी है? जेसी कुमारप्पा, कब लोग आज उनको याद कर, गांधी के सहयोगी, विरल सहयोगी, पश्चिम से पढ़कर लौटे थे, बड़े सूटेड बूटेड, कैसे वो गांधी के प्रभाव में आए वो अलग बात है। उनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, संयोग से मैंने पढ़ी थी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड विलेजिज्म। यानी उन दिनों जो दुनिया के बदलाव का सांचा क्या है देखा जाता था कि पूंजीवादी रास्ता है या समाजवादी रास्ता है या साम्यवादी रास्ता है, उसमें उस पश्चिम परक व्यक्ति ने, गांधी के शिष्य ने कहा कि नहीं, ग्रामवाद भी एक रास्ता है जिससे ये देश अपनी हजारों वर्ष की संस्कृतियों को रखते हुए अपनी अलग अस्मिता बना सकता है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अलग मॉडल हो सकता है। कितने लोग आज जेसी कुमारप्पा को याद करते हैं, उनके बारे में याद। इसी तरह से प्रोफेसर जेके मेहता, इकोनॉमिस्ट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और दुनिया के आर्थिक इतिहासकार जो बड़े हुए, इकोनॉमिस्ट में जो इकोनॉमिस्ट हिस्टोरियन हुए, जिन्होंने, जिनकी परिभाषा अर्थशास्त्र अल्फ्रेड मार्शल से लेकर सब हम लोग विद्यार्थी के रूप में याद करते हैं, उस श्रेणी के एक विद्वान भारत में हुए जेके मेहता, जिनका अर्थशास्त्र पर डिफिनीशन पढ़ाया जाता है इन बड़े विद्वानों के साथ दुनिया में। उन्होंने एक किताब लिखी थी गांधीवाद के अर्थशास्त्र पर, वो पुस्तक मुझे उनके यहां से पढ़ने की, तो उनका रचना संसार कितना दृष्टि संपन्न था, तार्किक था, अपनी मिट्टी से जुड़ा था, आप इस पृष्ठभूमि से समझ सकते हैं। उनकी रचनाओं में खासतौर से ललित निबंध संग्रह में बहया का जंगल क्लासिक है, पर उसके साथ साथ अन्य संग्रह जो इस तरह के आए, ललित निबंध में अराजक उल्लास, मकान उठ रहे हैं, आंगन की तलाश, गौरैया ससुराल गई, या 2 वॉल्यूम और उन्होंने जो एडिट किया, विलक्षण है। समाज के बदलने बढ़ने की ये सब क्लासिक रचनाएं हैं। पत्रकारिता पर तो उनका लेख, शोधन, पुस्तकें, वो इतिहास, प्रामाणिक इतिहास का अंग है। आजादी की हिंदी पत्रकारिता पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक उनकी है, वो रेफरेंस बुक है, रामकृष्ण परमहंस की जीवनी, कल्पतरु की उत्सव लीला परमहंस पर यादगार है। उनके साथ निजी तौर पर बड़ी स्मृतियां हमारी जुड़ी हुई हैं, थोड़ी मेरी भी रुचि रही इन सब चीजों में। तो उन्होंने कहा एक बार मैं आपको दक्षिणेश्वर ले जाऊं, तो मैंने कहा जरूर। बड़े बेमौत से उन्होंने कहा कि आप अपनी पत्नी को भी ले आए। हम लोग जाते थे, मिलते थे, घरेलू रिश्ता था, तो हम दोनों का आमंत्रित किया, वो दक्षिणेश्वर ले गए, और एक एक जगह, कहाँ परमहंस जी साधना करते थे, कहाँ विवेकानंद जी बैठते थे, कब वो पहली बार आए, क्या प्रश्न, क्या बात हुई, अद्भुत ढंग से वो। जब भी मैं जाता हूँ दक्षिणेश्वर, तो वो स्मृति मुझे एक एक वो दिखाए उनकी जगहों की, अभी उसी रूप में। सारे संतों की
विवेक इनके परमहंस जी के साथ एक संत थे हमारे छपरा के, हम नहीं जानते उस इलाके में, लाटू महाराज, हाँ अद्भुता, उनकी एक एक जानकारी उन्होंने मुझे दी। बाद में मैं वहां जाकर पता किया, लोगों ने वहां भी बताया उनके बारे में। कहां किसने साधना की ये सब बताया। हालांकि मैं उनकी रचना खरीदा था, लेकिन बड़े स्नेह से उन्होंने और हमारी पत्नी को मुझे पुस्तक दी। वो यह कहते थे कि आप मेरे तो गंभीर पाठक है नहीं, हमें मजाक में वो कहते थे आपकी पत्नी ज्यादा पाठिका है, क्योंकि वो बहुत ध्यान से पढ़ के उनको बताती थी, मैं पढ़ लेता था। तो ये सारी रचनाएं उनके श्रेष्ठ सृजन, साधना और सात्विक जीवन की छाप, और यह जीवन जो कहना और करना एक साधक ही जी सकता है, जो उन्होंने जिया, यही रिफ्लेक्शन है उनकी रचनाओं। जैसा मैंने कहा, मुझ जैसा आदमी जो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा, जो शुष्क विषय माना जाता है, साहित्य को सिर्फ लालित्य, सौंदर्य और भाषा की दृष्टि से अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि होने का मैं नहीं देखता। साहित्य को हमेशा समाज की धड़कन का प्रतिबिंब हम लोग मानते रहे। समाज को समझने के लिए समाजशास्त्र जैसी ही महत्वपूर्ण विधा है साहित्य, और साहित्य समाज के ज्यादा करीब होता है, व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, गांव के स्तर पर, शहरी जीवन में जो बड़े बदलाव और जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, उसे साहित्य ज्यादा करीब से देखता, आंकता और प्रतिबिंबित करता है। आदरणीय कृष्ण बिहारी जी के साहित्य में ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। जैसे मैंने कैसे महसूस किया कि साहित्य को समझे बगैर हम समाज को नहीं समझ सकते, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी था, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कैसे मैंने महसूस किया और क्यों मैंने बहया का जंगल पढ़ा। बाद में जब विद्यार्थी था तभी रुचि पैदा हुई, मैं गांव में जो समाज बदल रहा है इसको मैं जानूं। तो उन्हीं दिनों मैं शिव प्रसाद सिंह जी की जो बड़ी आत्मीयता थी हमारे आदरणीय कृष्ण बिहारी जी से, पर मैं उनकी पुस्तक अलग अलग पैतरनी, रेणु जी की मैला आंचल, रेणु जी की पुस्तक रचना और प्रति परिकथा, राही मासूम रजा की रचना है आधा गांव, शिवलाल शुक्ल जी का उपन्यास राग दरबारी। जब इन पुस्तकों को मैंने पढ़ लिया तो मुझे लगा कि हमारे समय के समाज को, इस सामाजिक परिवर्तन को, आप ध्यान रखिएगा, जो समाज हम जीकर देख कर आए हैं, आज जो समाज वहां है वो बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, और परिवर्तन ही शाश्वत है, बाकी कोई और चीज नहीं। काल का नियम है, प्रकृति ही शाश्वत, प्रकृति में बदलाव ही शाश्वत है। पर हमारे समय के बदलाव को जिन लोगों ने सबसे अधिक प्रतिबिंबित किया, जिन साहित्य रचनाओं की मैंने बात की राग दरबारी तक, और उसमें बहया का जंगल, इन्होंने गांव के उस दौर के परिवर्तन को इतना सुंदर ढंग से निरूपित किया कि उस सामाजिक परिवर्तन को, राजनीतिक परिवर्तन को, शासन को, सत्ता को समझना हो तो ये साहित्यिक रचनाएं जितनी बारीकी से बताती हैं, अतुलनीय है। कोई समाज शास्त्री उतना बेहतर बता पाएगा अपने सिद्धांतों से, ये मुझे शायद नहीं लगता। मैं एक लेमैन की दृष्टि से अपनी बात कर रहा हूँ, समाज शास्त्रियों के प्रति कोई अनादर के भाव से नहीं, उनकी विद्वता अलग। बाद में सर्वोदय आंदोलन के, वो सर्वोदय आंदोलन में भी गहरी रुचि थी, वो सब जानते हैं। धीरेन्द्र मजूमदार ने किताब लिखी 3 खंडों में, समग्र ग्राम सेवा की ओर, आप पढ़िए उनको, और इन पुस्तकों को जो मैं नाम लिया है, इनक्लूडिंग बहया का जंगल, आप रेफर करिए कैसे समाज बदलना है। धीरेन्द्र मजूमदार सुचिता कृपलानी जी के भाई थे, गांधीवादी आंदोलन में थे, इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, विश्वविद्यालय में छोड़कर गांधी जी के साथ हो गए, और उत्तर प्रदेश के कई गाँव में गाँव परिवर्तन के बहुत बड़े काम उन्होंने किए। तो इन किताबों को पढ़ने के बाद समाजशास्त्र को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, और खास तौर से बहया का जंगल का मेरे मन पर बड़ा गहरा असर रहा। उसे पढ़ करके मैंने कहा कि अपने इलाके को समझने की एक नई दृष्टि मिली, और हमारे ललित निबंधकारों ने, खास तौर से हमारे आसपास के आदरणीय आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय वगैरह श्रेष्ठ ललित निबंधकार माने जाते हैं। उसी श्रेणी में आदरणीय मिश्र जी हैं, उसी श्रेणी के हैं। ललित निबंध के साथ ही वैचारिक निबंधों पर उनका गहरा काम रहा। विचार प्रधान निबंध संग्रहों में आस्था और मूल्यों का संक्रमण, आलोक पंथा,
परंपरा और पुरुषार्थ, माटी महिमा का सनातन राग, न मेधया, भारत की जातीय पहचान और सनातन मूल, ये सब हिंदी की अनूठी किताब है। एक जैसा कहा कि उस कुटिया में वो साधन का जीवन जिए और इतनी अनमोल चीजें वो दे गए समाज को। ये विलक्षण बात है, ये हमें आज सीखने की जरूरत है। तथ्य यह है कि समाज को गढ़ने में विचारों का अहम योगदान है। समाज को विचार ही गढ़ते हैं या अब तक गढ़ते रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी की बड़ी अहम भूमिका हो गई है, वो एक अलग प्रसंग है। पर कृष्ण बिहारी जी, आदरणीय कृष्ण बिहारी जी के लेखों में वो दृष्टि, वो संपन्नता, वो समृद्धि दिखाई देती है, दृष्टिकोण, जो वैचारिक निबंध एक समाज के लिए मानदंड की तरह से वे सनातन दृष्टि को सतत बनाए रखते हैं। हमेशा कृष्ण बिहारी जी इंटरनल वैल्यूज की बात करते हैं कि भारत की आत्मा क्या है, मूल चीज क्या है जो भारत को आज तक बचाए रखी। जो हम लोग कहते हैं कि अल्लामा इकबाल का कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं आ रही, हमारी यूनान, रोम, ग्रीस मिट गए सब जहां से, ऐसा कुछ है वो सब मिट गए जहां से। आप कभी गौर करिए इस बात को, ये असाधारण बात है। अभी मैं कुछ दिनों पहले दोबारा पढ़ रहा था दुर्गा दास, देश के बड़े पत्रकार थे जिनका निजी संपर्क था गांधी जी से, जवाहरलाल जी से, गोविंद वल्लभ पंत से, सरदार पटेल से, हमारे उस वक्त के जो थे इंडिया के स्पिरिट मौलाना अबुल कलाम आजाद से, और हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर है। आजाद, जब भारत आजाद हो रहा था उस वक्त तो पहले हिंदुस्तानी साधु थे एडिटर। तो दुनिया में घूमने गए तो जॉर्ज बर्नार्ड साहब किसी से मिलते नहीं थे, वो अपने ढंग की यूनिक दुनिया के विद्वानों में हुआ। तो वो जब गए तो उनकी इच्छा हुई कि जॉर्ज बर्नार्ड साहब से मैं मिलूं। जॉर्ज बर्नार्ड साहब से वो मिलने के लिए समय मांगा, सहयोग से इनको समय दे दिया। उन्होंने लिखा है 2 पेज, और खास तौर से आज के भारत को वो भी याद रखना चाहिए, कृष्ण बिहारी मिश्र जी का महत्व भी समझने के लिए, और भारतीयता और भारत के सनातन मूल जिसकी वो बात करते हैं तो उसको समझने। जॉर्ज बर्नार्ड साहब ने कहा कि मैं आपको बुलाया हूँ कोई राजनीतिक चर्चा के लिए, मेरी इसमें दृष्टि नहीं कि गांधी जी ब्रिटेन आ रहे हैं, जो गए थे ब्रिटेन, आपको याद होगा गोल्डमेज कॉन्फ्रेंस के लिए, मैं उसके लिए नहीं बुला रहा हूँ। सारी चर्चा दुनिया में उसी की हुई, भारत में जो आंदोलन चल रहा है वो सब चीज़ों के लिए। मेरी सिर्फ जिज्ञासा ये है कि दुनिया से जब बड़ी सभ्यताएं यूनान, रोम, ग्रीस, ये सारे मिट गए, भारत क्यों बचा? इतने हमलों, इतने बाकी चीजों के बाद कई हजारों वर्ष से ये सभ्यता बची क्यों रह गई, ये मुझे आप बताइए। और याद रखिए, आज पश्चिम के कई लोग जो कहते हैं उनका इतिहास क्या है, 500 वर्षों का, मुश्किल से 500 वर्षों का। वो हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमने लोकतंत्र का स्वरूप दिया, कि हमारे यहाँ जो चीजें आप नहीं जानते उनको अगर जानना है। इन्होंने बहुत अच्छा उसका जवाब दिया है। उसके बाद विल डुरंट अपने समय कंटेम्परेरी हिस्टोरियन में बहुत बड़े नाम, इन सबने लिखा, बहुत लोगों ने और लिखा, मैं उस प्रसंग में भी नहीं जाना चाहता। पर वो इटरनल वैल्यूज की बात आदरणीय कृष्ण बिहारी जी मिश्र की रचनाओं में है, इसलिए वो प्रासंगिक है हमारी नई पीढ़ी के लिए, जो भारत की भारतीयता को आने वाले भी हजारों वर्षों में बचाए रखना चाहते हैं। उन इटरनल वैल्यूज को, उन सनातन मूल्यों को समझना है तो आपको पढ़ना ही चाहिए कृष्ण बिहारी जी जैसे लोगों को, आप उन्हें भूल नहीं सकते। जैसा मैंने उल्लेख किया था कि कल्पतरु की उत्सव लीला रामकृष्ण जी की यादगार जीवनी है, बल्कि हिंदी में इस तरह की तो जीवनी हमने नहीं देखी। दूसरी वो एक जीवनी लेखन जीवनियां कैसे लिखी जाती हैं, जो बेस्ट बायोग्राफीज हैं, उनमें एक मापदंड है यादगार कृति। पर कृष्ण बिहारी जी का अध्यात्म सिर्फ परमहंस जी तक ही सीमित नहीं था। उनके कमरे में प्राय हमें वो दुर्लभ और विलक्षण तस्वीरें देखता महर्षि अरविंद का, मां का। हमारे उत्तर में संयोग से कम लोग जानते हैं महर्षि रमन को, महर्षि रमन की तस्वीरें, पुस्तकें,
और बहुत सारे लोगों के बारे में उनकी गहरी जानकारी और रुचि, एक एक प्रसंग जब उनके जीवन पर वो सुनाते तो मेरा आकर्षण इन चीजों को सुनने के लिए भी हर यात्रा में उनके पास जाकर बैठने का होता और हमारी घंटों चर्चा होती। और हमारे जीवन में कोई अगर द्वंद्व हुआ, कभी कुछ पूछना हुआ तो इतना साफ और बेबाक ढंग से कहने वाला व्यक्ति अब मेरे जीवन में कोई दूसरा नहीं। इसलिए सारी चीजों के बावजूद उनके इस कार्यक्रम में आना मेरे लिए मेरा नैतिक धर्म था अपने प्रति। अब उनकी एक रचना के बारे में कम लोगों को मालूम है। उन्होंने बहुत पहले शुरू के दिनों में बर्मा के एक जाने माने नेता यूनू द्वारा लिखित बुद्ध की जीवनी भगवान बुद्ध का भी अनुवाद किया, बड़ा सुंदर अनुवाद। इस तरह से देखें तो कृष्ण बिहारी जी का लेखन का, चिंतन का कितना व्यापक दायरा है। और यह सब करते हुए भी वो अपनी मातृभाषा भोजपुरी के अनन्य साधक बने रहे। भोजपुरी धरती और लोकराग उनका बड़ा चर्चित व्याख्यान है जो उन्होंने कानोडिया व्याख्यान माला में शायद किया, भागीरथी कानोडिया व्याख्यान माला में किया। तो एक तरह से उनके लेखन की दुनिया बड़ी बहुआयामी थी। साधक का जीवन था उनका, तप और त्याग का था। इसके बाद मैं पत्रकारिता की पृष्ठभूमि में आया तो और वो हमारे बड़े पत्रकारों को, चाहे हमारे पहले संपादक रहे वो आदरणीय सुधीर भारती जी, अकेजी भी थे कुछ दिनों तक संपादक हमारे यहाँ जब हम लोग थे लोहार टाइम्स के, रघुवीर सहाय थे ही निर्माण में, सब टाइम्स ग्रुप के लोग थे। उस सबको एक और सब इनको जिस आदर से देखते और जानते थे वो विलक्षण। जैसा आपने सुना कि शुरू में शायद हमारे युवा साथी कमल कुमार ने बताया कि साहित्य में अलग सोच वाले लोग बड़ी संख्या में हैं, उनको मालूम चाहिए। उसमें रामविलास जी से लेकर के और अनेक लोगों के बारे में चर्चा सुना, वो भी कैसे आदर रखते थे। हमारी पत्रकारिता में भी ऐसे लोग अलग अलग हैं। आदरणीय कृष्ण बिहारी जी बड़े मतलब खरी ढंग से बात करने वाले लोगों में साफ साफ हो, चाहे बड़े पत्रकार भी हो, कहते थे। एक बड़े पत्रकार से बहुत दिनों तक चला भी उनका बहुत साफ साफ बातें कहने के कारण एक वैचारिक बहस चली भी। पत्रकारिता में शायद लोगों को कम याद हो, नवनीत एक पत्रिका हुआ था, इतनी सुरुचिपूर्ण, संपन्न और बेहतर हिंदी पत्रिका शायद ही कोई दूसरी अब हो। एक जमाने में उसके संपादक होते थे नारायण दत्त जी। नारायण दत्त जी मूलतः दक्षिण भारत के थे, कन्नड़ भाषी। ओरिजिन उनका तेलुगु था, पर उनके पिता गांधीवादी थे और मैसूर महाराजा के यहाँ काम करते थे। तो उनके बड़े भाई थे एच.वाई. शारदा प्रसाद जो इंदिरा जी के लेजेंडरी प्रेस एडवाइजर हुए, बहुत बड़े। नारायण दत्त जी मुझे बड़ा स्नेह करते थे। बहुत दिनों बाद दोनों में मुलाकात हुई, नारायण दत्त जी और बिहारी जी में। नारायण दत्त जी का मुझे, मैं बम्बई रहता था तब से मेरे प्रति बड़ा स्नेह मिला मुझे, और जहाँ मैं रहता था वो आते थे। पर नारायण दत्त जी, उनके लेखन से कृष्ण बिहारी जी के प्रति अद्भुत उनके मन में आदर था। उन दोनों ने, जहाँ तक मुझे याद है, हमारे भी थोड़ा सा परसू करने पर वो बड़े यात्रा भीरू थे, कहीं जाना नहीं चाहते थे। जब उनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला, मैं रोज फोन करता आना कहते मैं आ रहा हूँ, आऊंगा। अंतिम दिन नहीं गए, पर किसी तरह भोपाल जाने के लिए, क्योंकि नारायण दत्त जी आ रहे थे, वो सहमत हुए, दोनों गए। वो यादगार यात्रा, दोनों का व्याख्यान वहाँ यादगार। उनको शायद डिलीट की उपाधि वहाँ धमाका चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने दिया था। तो पत्रकारिता पर भी उनका काम बड़ा विलक्षण है। वह पेशेवर पत्रकार नहीं थे, नहीं पत्रकारिता के प्राध्यापक, पर हिंदी पत्रकारिता पर जो उनका काम है, विशेषकर हिंदी पत्रकारिता के लिए, वो अनमोल धरोहर है। वो हमेशा कायम रहेगा और आने वाले दिनों में हिंदी पत्रकारिता की दशा और दिशा को भविष्य के लिए तय करने में बड़ी भूमिका होगी उनकी। उनका शोध एक काम मानक की तरह से, कसौटी की तरह से ऊंचाई पर है, जहां उसको छू पाना किसी भी आने वाले सुधार्थी के लिए बड़ी चुनौती हमेशा बनी रहेगी। हिंदी पत्रकारिता पर, जैसा मैंने कहा, उनके शोध और जो काम है, हिंदी पत्रकारिता जातीय चेतना और खड़ी बोली साहित्य निर्माण की भूमि, गणेश शंकर विद्यार्थी,
पत्रकारिता प्रश्न, इतिहास और प्रश्न, पत्रकारिता पर ही हिंदी पत्रकारिता, राजस्थान की कृति भूमिका जैसे शोध का करीब आधा दर्जन उनकी किताबें पत्रकारिता पर। इसी तरह भारतीय राजनीति और उसके विकास पर उनकी गहरी नजर रहती थी। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया का वे अनेक तरह से उल्लेख करते। एक बार जब जयप्रकाश जी ने अपना आंदोलन शुरू किया तो जेपी को सुनने मैदान में गए। जेपी और उनका घर भी पास ही था, हमारा भी घर किसी के घर से जुड़ा हुआ है। पर जेपी को 42 की जेपी की दृष्टि से, तब शायद वो बहुत युवा रहे होंगे, जो विलक्षण जो देश में कहा जाता था, जब दिनकर ने वो कविता लिखी कि नखर दबा के पूछते हैं भावी इतिहास तुम्हारा है जयप्रकाश जी के लिए, उस जयप्रकाश जी के प्रशंसक हमारे कृष्ण बिहारी। जब आंदोलन शुरू हुआ तो उनको सुनने गए। पर जेपी की एक महत्वपूर्ण कृति थी, उनके जीवन के बदलाव का एक बड़ा मोड़ जिसे अब कोई जेपी भक्त भी याद नहीं रखता। जेपी एक कन्फर्म मार्क्सिस्ट के रूप में विदेश से लौट करके यहाँ आए थे। 52 में उन्होंने लगभग 30-35 दिनों का उपवास पुणे में किया और एक पुस्तक लिखी, इंसेंटिव टू गुडनेस, अच्छा होने की प्रेरणा, इंसान बेहतर कैसे हो, अच्छा क्यों हो। तो उन दिनों जो कम्युनिज्म में चल रहा था, मतलब आपको याद ही होगा, स्टालिन से लेकर ट्रॉस्की से लेकर कॉन्किस को मारना, मास नरसंहार सब शुरू हो गया। तो जयप्रकाश जी कन्फर्म मार्क्सिस्ट के रूप में उनका मन क्यों बता कि इंसान को अच्छा होने की प्रेरणा कहां से मिलती है, वो बुरा काम न करे, इसकी दृष्टि इंसान के अंदर आती कहां से है, वो मन कैसे बनता है कि वो अच्छा ही करे बुरा ना करे। तो इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। कृष्ण बिहारी जी प्राय उस पुस्तिका का चर्चा करते। मैंने कम लोगों को पाया जिनकी राजनीति में भी दिलचस्पी इतनी गहराई से, ऐसे क्लासिक चीजों को जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति को मोड़ा, उसको याद रखते। कृष्ण बिहारी जी साहित्यकार होने के बावजूद ऐसी चीजों का प्राय उल्लेख करते। मैंने कहा जैसे जहां वो रहते थे, इतना सारा काम किया, वो देखना भी एक बड़ा प्रेरणा का था। अब जानते हैं, जैसा मैंने कहा, हमारे गांव से सटे ही बलिहार गांव एक है, वहां वो रहने वाले थे। पर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय उनका कलकत्ता में गुजरा, बेलिया घाट का हटा के उस छोटे घर में। वह घर नहीं, एक तरह से हमेशा में उसे कुटिया साधक का कमरा देखा। वहीं रहते हुए उन्होंने भारतीय समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र, आध्यात्मिक परंपरा, पत्रकारिता, ये सब पर विलक्षण चीजें लिखी। करीब 4 दशकों से उनका स्नेह मिला मुझे, और पत्रकारिता में होने की वजह से मैं भी लिखता था, बड़े चाव से पढ़ते थे और रात में जरूर फोन करते। और उसमें अच्छा होता, अच्छा कहते, कहीं डिफरेंस होता तो बताते कि ये है, इस पर ऐसा सोचना चाहिए, भी पहलू देखिए आप। उनका जीवन खुद का एक कर्मयोगी का, एक सात्विक तपस्वी का जीवन रहा। इसलिए उनकी कोई बात कहना, बताना, वो हमारे लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत होता है हमेशा। वो जिस कमरे में रहते थे, आप सबने देखा होगा, किताबें, ये थोड़ा मुझे किताबों से लगाव था, किताबें दूसरे ऊपर रखते थे, वो जल्द कोई छूता नहीं था। जब उसका परमिशन के बगैर शायद कपड़े से ही छूते थे। मुझे किताब पढ़ने की इच्छा होती थी, कोई पूछा था, कहते थे इसको निकाल कर दो। मैं जब भी वहाँ बैठता था तो उनकी पुस्तकों को देखकर मुझे याद आता था, MC छागला, भारत के बड़े यशस्वी जूरिस्ट भी हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे, बाद में शिक्षा मंत्री बने देश के। उनकी एक बड़ी बढ़िया पुस्तक है, रोजे दिन दिसंबर, संस्मरण का। उन्होंने उसमें एक प्रसंग लिखा है कि जहाँ राधा कृष्णन जी राष्ट्रपति भवन में रहते थे, जिस कमरे में वो सोते थे, उसके बगल में चौकी होती थी, उस पर किताबों का अंबार ऐसे ही लगा रहता था और धूल की परत भी जमी रहती। तो कई लोगों ने साफ करने की कोशिश की, तो राधा कृष्णन जी ने मना कर दिया, ये मैं ही करूंगा, और इससे मेरा एक एक पुस्तकें कहाँ कैसी रखी हुई है, मेरी मतलब मेरे
मेरे इमोशन से वो आत्मसात हैं, ज्ञान की जो निधियां हैं वो मेरे इमोशन से जुड़ी हैं, उनको आत्मसात क्या करें। कृष्ण बिहारी जी की भी चीजें इसी तरह से उनके आसपास रखी रहती है। मुझे हमेशा वो प्रसंग याद आता, उस छोटी सी कोठरी में आत्मीयता और स्नेह की बारिश हमने हमेशा महसूस की। वो सामने एक चौकी पर लेटे रहते, बैठे रहते, बैठाते हम सबको बड़े स्नेह से और बहुत अच्छी चीजें बना कर रखते थे हम सबको खिलाने के लिए भी। एक साथ गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, कृपलानी, तिलक, महर्षि अरविंद, गोखले से लेकर के आज रामकृष्ण जी, विवेकानंद, माँ निवेदिता जी, इन सबकी चर्चा करते। निष्ठा और समर्पण का जीवन उनका जीवन था। जीवन में न जाने कितने बड़े अवसर उनको आए, पर वे छोटे दायरे में रहकर अपनी कर्म साधना में ही लगे रहे, बिना इसकी चिंता किए कि साहित्य की दुनिया में जो तिकड़ी चलती है, साहित्य की दुनिया में जो गुटबाजी चलती है, इनसे कभी उनका कोई वास्ता नहीं रहा। और बड़े स्वाभिमान के साथ खरी बातें कहने वाले लोग ही इस तरह का जीवन जी सकते हैं। दोनों चीजें साथ नहीं चलाकर कृष्ण बिहारी जी इन सब चीजों से अलग अपने साहित्य और सृजन की साधना में डूबे रहे, फल की चिंता किए बगैर, जो गीता में कहा है ना, वो मूल यथार्थ के साथ, यथार्थ को समझते हुए वह अपना काम करते रहे। कर्म करो, फल की चिंता नहीं। वह जो कहते थे वह जीते थे, आचरण में उतारते और निभाते थे। उनके कर्मयोग और चिर साधना का ही परिणाम था कि उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला। आज आपके बीच यहाँ आकर उनसे जुड़ी निजी स्मृतियां आपसे शेयर कर बहुत आंतरिक सुख हुआ। 4 दशकों से जुड़ी उनकी अनेक प्रेरक स्मृतियां हैं। आदरणीय शोक सिकसरिया जी के प्रसंग, अनेक संगीत के बारे में मतलब एक बार बुलाया था कार्यक्रम में, वो कृष्ण पंडित जसराज वो थे, हम आप भी थे, आपने बुलाया था। मतलब वो सब क्षण मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता, जो उनके साथ वो स्नेह की, आत्मीयता के, सृजन के, वो अद्भुत अलौकिक अनुभव के, वो रामकृष्ण परमहंस जी का, या वहाँ उनके उस पर जाकर के दक्षिणेश्वर जो कुछ देखा, महसूस किया हमने, वह एक अद्भुत इस रूप में इंसान थे कि वह जो कुछ लिख गए हैं, उनका वह लेखन, खास तौर से जब मैं हिंदी समाज की बात कर रहा हूँ, तो हिंदी समाज जब भी अपनी भावी स्थिति को और बेहतर, सुसंकृत, बेहतर और एक सपने के साथ जीना चाहेगा, तो उनके साहित्य से ही वो ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इसकी स्मृति को भी थोड़ा मुख्य अतिथि ने पंडित जी के विषय में जो एक बड़ा वर्णपट तैयार किया है, उसकी आभा, उसका संगीत और उसका संदेश ही आज के कार्यक्रम का तात्पर्य है। और अब इसके आगे हमें आगे ले जाने में सिर्फ और सिर्फ समर्थ हैं आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय देवर। आदरणीय श्री हरिवंश जी, डॉक्टर आशीष शुक्ला, हिंगराज दास साहब, प्रमोद शाह जी, कमलेश मिश्र जी, अजेंद्र नाथ त्रिवेदी जो संचालन कर रहे हैं, प्रमोद शाह, डॉक्टर कमल कुमार, विद्या प्रसाद और अन्य सभी अतिथिगण, अनिल कुमार शुक्ला। आज के इस कार्यक्रम में जो हरिवंश जी के सानिध्य में हुआ, मैंने हरिवंश जी को सुना। आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले हिंदी पत्रकारिता पर मैंने कार्यक्रम किया था, सप्ताह हल का।
उसके उद्घाटन में भी हरिवंश जी आए थे और मैंने उपस्थित था उस कार्यक्रम के संयोजक के हिसाब से, लेकिन मैं आपको सुन नहीं पाया क्योंकि मेरा ध्यान संयोजक जो होता है उसका ध्यान और कहीं होता है। इनके बाद क्या करना है, कल क्या करना है, इसकी मीटिंग करनी है, कल क्या होगा, खाने का प्रबंध करना है, नाश्ते का प्रबंध करना है, ये सब दिमाग में दुनिया भर की चीज़ें थी। सुन रहा था लेकिन फिर भी ध्यान अलग था। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि आपको मैंने सुना। कलकत्ता में एक त्रिवेणी बहती थी कुछ समय पहले, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, कल्याणमल लोढ़ा और विष्णुनाथ शास्त्री। ये जो त्रिवेणी थी इसने कई साहित्यकारों को, फसलों को सिंचित किया। और हरिवंश जी, कलकत्ता के बारे में मैं कह सकता हूँ, बचपन से यहाँ रहता हूँ, कि कलकत्ता जो आज हिंदी की राजधानी अगर कहा जाए तो कलकत्ता को कहा जाए। कलकत्ते में जितने साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं हिंदी को लेकर के, अन्य भाषा को लेकर के, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ सभी शहरों में जाने का मौका मिला है, बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला है, मॉरिशस में हिंदी सम्मेलन को भी अटेंड करने का मौका मिला है, वो कहीं नहीं होते। और उसका बहुत बड़ा कारण है इस तरह के विद्वान लोग जो कलकत्ते में हुए, और जो आज आप देख रहे हैं लोग इसमें जो बैठे हुए लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग बैठे हुए हैं, अध्यापक भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं, ये उन लोगों की उस त्रिवेणी की ही देन है। और आज ये चीज़ हम कलकत्ता में एक साहित्यिक परंपरा जो डाली गई है वो इन सब की देन है। संसद के बारे में थोड़ा हम लोग की बड़ी आजकल ख्याल बड़ा गड़बड़ हो रहा है पार्लियामेंट में। अक्सर जो हम लोग बात करते हैं तो मुझे आपके भाषण सुनने से लगा कि जैसे कोई अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान होता है, वैसा लगा कि कोई है एक व्यक्ति वहाँ, एक है उसमें रोशनी फेंक रहा है। वरना कोई जमाना था शेठ गोविंदास, बड़े बड़े साहित्यकार, लेखक राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। आजकल लगता है कि विचारों पे तो शून्यता अगर कहीं देखनी हो तो संसद में चले जाइए, आपको विचार मिलेंगे नहीं। उसमें जो सबसे शांत व्यक्ति है, जो कभी कुछ बोलता नहीं, वो है हरिवंश जी, जिनके निशब्द हैं। तो ये दो पोस्ट ऐसे होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति, वो दो ऐसे पोस्ट का नाम होता स्पीकर, लेकिन वो कभी स्पीक नहीं करते। तो हरिवंश जी साइलेंटली जो एक रिवोल्यूशन, जो शांत निशब्द क्रांति इसको बोलते हैं, उसके प्रतीक हरिवंश जी। आज रियली सचमुच में आपके इस भाषण से हम बड़े उपकृत हुए हैं। कई चीज़ों के बारे में जानकारी है, एक फूड फॉर थॉट जो है वो हमें इसको मिला है। और ये इस चीज़ को अगर परंपरा आगे बढ़ाए, और अध्ययन मंडल जो शुरू हुआ, प्रमोद जी ने शुरू किया इनिशिएटिव, ये कलकत्ते से शहर में संभव है कि हम अध्ययन मंडल की स्थापना करें, वरना लोग भूल जाते हैं। स्मृति कितने बड़े बड़े विद्वान हुए कलकत्ते से। हिंदी का ऐसा कोई साहित्यकार नहीं है पूरे देश में जो इसका संबंध कलकत्ते से नहीं रहा, सबका रहा, लेकिन धीरे धीरे स्मृति बोझिल हो गई। इसलिए अध्ययन मंडल जो बनाया जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके माध्यम से कृष्ण बिहारी मिश्र और उसके समकालीन साहित्य पर जो चर्चा हो, कृष्ण बिहारी मिश्र के तीन रूप, एक साहित्यकार, एक शिक्षक, एक पत्रकार, तीनों में अद्भुत व्यक्ति थे। और हमारे जैसे एक पत्रकार को तो प्रेरणा मिली उनके पुस्तक से, जो उन्होंने पत्रकारिता पुस्तक लिखी। हमने भी एक हमारी अखबार की जब 25वीं वर्षगांठ हुई थी तो हमने पुस्तक प्रकाशित की थी, आज़ादी के संघर्ष के समय हिंदी पत्रकों के पुस्तक है। 197वां वर्ष हमने मनाया, 2 वर्ष बाद हम 200 वर्ष हिंदी पत्रकारिता के मनाएंगे। उसमें कि आप याद रखिएगा, उस वक्त भी आपको रहना है, बल्कि नेतृत्व करना है। तो हम बहुत उपकृत है कि आपने आकर के इतनी बातें कही। और कृष्ण बिहारी जी के बारे में हम लोग मिलते थे, और कुटिया में साधक, देखिए साधक तो बड़ा अकेला व्यक्ति होता है, अकेलापन पसंद करता है साधक तो, बड़ी वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। लेकिन कृष्ण बिहारी जी ठीक उससे उठे, कुटिया थी उनकी, साधक भी थे, लेकिन उनको बच्चों लोगों के बीच में रहना बहुत पसंद है, कोलाहल बहुत पसंद है। मैं भी उनके घर कहीं गया था तो उनको बुलाया, मिठाई लाओ, रसगुल्ला लाओ, मिठाई के शौकीन थे वो, खिलाने के, मतलब खाते थे कि नहीं मालूम मुझे, खिलाने के बड़े शौकीन थे। तो हमेशा एक कोहराम मचा के रखते थे, हाँ कोहराम,
हल्ला गुल्ला बात करो, ये इसको लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो कई बार देखते साधक से भी ऊपर कोई शब्द है तो वो कृष्ण बिहारी जी बुलाते हैं। एकदम मन इस तरह से बच्चों की तरह, बच्चों में बच्चों की तरह, पत्रकारों में पत्रकार की तरह, साहित्यकार में साहित्यकार की तरह, शिक्षक में शिक्षक की तरह, पानी में जैसे चीनी मिलती है वैसे मिल करके कृष्ण बिहारी जी परोसते थे। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति के समय में हमें मालूम नहीं पड़ता उसकी महत्ता, उसके जाने के बाद समझ में आता है, जब खालीपन नजर आता है, जब रिक्तता नजर आती है। आज कलकत्ता में वो रिक्तता हम महसूस कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यही है कि कलकत्ता में, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि साहित्यिक गतिविधियाँ खुद होती हैं। आपको कभी भी हरिवंश जी, कभी भी आपको तनाव हो जो दिल्ली में संभव है, होता है, तो कलकत्ते आ जाए। सब मैं ठीक बोल रहा हूँ, इसकी एक ही दवा है, कोई दवा नहीं किसी डॉक्टर। कलकत्ते में शिफ्ट हो जाइए जी। कभी भी तनाव लगे आपको, जो दिल्ली में अक्सर मैं, देखिए मैं बचपन से ही सांसदों के घर जाता रहा हूँ, लेकिन अब इच्छा नहीं होती किसी सांसद के घर जाने की। सेंट्रल हॉल का मुझे पास मिलता है, सेंट्रल हॉल सब मिल जाते हैं, आपको बताइए, 3 दिन का पास मिलता है, सारे लोग से मुलाकात होती है। किसी भी संसद सदस्य से उसके घर पर जाके मिलने में अब वो हमें लगता है, उसकी वो है नहीं, पहले होता था। पहले हर मिनिस्टर के घर पर सुबह 2 घंटे का 1 घंटे टाइम सबसे मिलते थे। आजकल तो मिलना मुश्किल, दुष्कर है, कोई मिलता होता नहीं। किसी काम वाले व्यक्ति से मिल सकते हैं, बाकी से जो राजनीति में परिवर्तन, जैसे आपने कृष्ण बिहारी जी के बारे में बताया, सामाजिक जो परिवर्तन हो रहे, और मैं देखा, मैंने एक चीज आप में देखा कि अभी भी आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आर्थिक और साहित्य में आए, ये बहुत कम होता है। इकोनॉमिक का विद्यार्थी साहित्य में आए, ये बहुत कम होता है। ये भी आप में एक बहुत बड़ी आपकी विलक्षण चीज है कि इकोनॉमिक्स आप समझते हैं। तो वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन का देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, साहित्य पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, उसका बारीकी से आपने अध्ययन करके कृष्ण बिहारी जी के मार्फत आपने बताया। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मुझे मौका दिया, अवसर दिया, और ये जो लोग बैठे हैं ये रिप्रेजेंटेटिव गैलरी है, जैसे मैंने कलकत्ते के चुने हुए लोग हैं। तो इन सबको बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। आजकल के समय में सुनना भी बहुत बड़ी बात होती है, सुनाते समय सुनते बहुत कम है, और हरिवंश जी जैसे लोग बोल रहे हो, ये भी अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ चीज़ है, अब मिलता नहीं ऐसी चीज़। इसलिए आपको फिर से आभार करके मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। साथियों, हर अच्छी चीज़ और सुंदर चीज़ का एक समापन होता ही है। आज की स्मरणीय सुबह का ये विलक्षण कार्यक्रम भी अपने अंतिम पायदान पर है, और हमारे इस कृष्ण बिहारी जी अध्ययन मंडल के संयोजक श्री कमलेश कृष्ण से आग्रह के लिए आए, और औपचारिक रूप से, जो संभव नहीं है धन्यवाद दे पाना, और शायद ज़रूरी भी नहीं, लेकिन औपचारिकता इस बात की मांग करती है कि औपचारिक धन्यवाद को पाइए। कृष्ण बिहारी मिश्र अध्ययन मंडल की तरफ से मुझे दायित्व सौंपा गया है कि आप सभी को धन्यवाद दूं। असल में धन्यवाद क्या दूं, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं उपस्थित, चाहे मंच पर, चाहे सामने श्रोतावर्ग जो है, ये सारे लोग जो हैं कृष्ण बिहारी मिश्र के परिवार के लोग, उनका एक बड़ा परिवार था। परिवार उन्होंने बनाया था, गांव के आदमी थे। एक बार किसी ने इंटरव्यू लेते हुए कुछ दिनों पूर्व उनसे पूछा था कि अगर आप पर कोई फिल्म बने और फिल्म बने तो उसका नाम क्या दिया जाए, तो उन्होंने 2 बार कहा, गांव का आदमी, गांव का आदमी, मैंने वो अपने को गांव का आदमी। जब उनकी भार्या की मृत्यु हुई तो एक बड़ा मार्मिक लेख प्रभात खबर उस समय जो है एक पत्रिका निकाला, प्रभात खबर हाउस से निकलती थी, घर नाम की पत्रिका। तो आदरणीय हरिवंश जी ने वो आए थे और मुझसे कहा कि कुछ उन्होंने लिखा होता है आपकी माँ के बारे में।
कहा कि एक बार इसी तरह तो लिख तो दिया था कुछ, अच्छा देखता हूँ। तो मैंने दिया कि पढ़ लीजिएगा, तो इन्होंने चुपके से ले जाकर के उसे छाप दिया। वो इतना बढ़िया लेख था, मेरी भाग्य रेखा के नाम से। मैं बस चूंकि उनकी जन्म जयंती है तो सब लोग उनको स्मरण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। एक प्रसंग गांव का आदमी, जब वो वाक्य आता है कि गांव का आदमी, वो उस समय में मैं सुनाना चाहूंगा, 2 मिनट का समय लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। आप सब जानते हैं कि उनका जन्म छठ के दिन हुआ था। 5 नवंबर था, लेकिन वो छठ था। कभी कभी छठ और 5 नवंबर एक ही साथ आ जाता है। तो छठ उन्हें बड़ा प्रिय था, और छठ के बारे में उन्होंने लेख भी लिखा है, खोइछा गब्बर जाए, बड़ा बढ़िया लेख है। वो गरीबी के दिन थे, नौकरी करते थे कॉलेज में, सामान्य वेतन जीने वाले, सरकारी नौकरी थी नहीं। तो अपनी पत्नी के लिए उन्होंने एक साड़ी खरीदी थी, प्योर सिल्क की, कि छठ के दिन वो पहने। अचानक वो जिस कमरे में रहते थे, बाहर के कमरे में, और वहीं पर उनकी भारिया खड़ी हुई, तो एक बूढ़ी आत्मा आई, कहीं किसी बेटी की शादी है, माँ कुछ दीजिए। और वो देख रहे थे चुपचाप, मुझे याद है वो। तो उन्होंने साड़ी दी और कुछ रुपए, 30-40 रुपए जो थे वो दे दिए। साड़ी एक ही, तो छठ के लिए उन्होंने खरीद करके दिया था अपनी भारिया को। जब वो चली गई तो फिर वो आई कमरे में, उनकी भारिया, तो मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा कि जाता छठ हो गई। मैंने जाओ, तुम्हारा जो है छठ हो गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि गीत गाना पड़ेगा या जाकर के छठ घाट में जो है जाकर के अर्घ देना पड़ेगा, यही छठ। तो ये उनकी एक दृष्टि थी। कभी मैंने उनको पूजा करते नहीं देखा, कभी नहीं। कभी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठ करके उन्होंने पूजा करके मैंने नहीं देखा। तो ये था उनका। और जो लोग उनके करीब गए हैं, सारे लोग उनसे आज भी जुड़े हुए हैं। आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। मैं तो उनका पुत्र हूँ, मुझे उन्होंने जन्म दिया, जनक हूँ, लेकिन कहीं आप लोग उससे अधिक उनके करीब हैं। तो आप लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से हरिवंश जी के प्रति। इतनी व्यस्तता के बावजूद एक बार तब भी मैंने सीधे नहीं कहा, इनके पीए को कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आ जाए। इन्होंने फोन किया मुझे कि आपका अधिकार है और मैं आऊँगा, और अगर कोई बीच में कोई व्यवधान ना आए। मैं नहीं करता, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी कर चुका हूँ, इसलिए मैं उस प्रोटोकॉल को मेंटेन करता हूँ, किसी का समय नष्ट नहीं करना चाहता। तो इनके पीए को मैंने फ़ोन किया था और इन्होंने वो की, तो हम लोगों में बड़ा उमंग था। आप लोग आए, आप सबों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और ये हमारी जो है संस्था आप लोगों की ही संस्था है, आप लोग मिलकर के काम करें। हम लोग पढ़ना लिखना ये सब रखें, जो उनका सपना था। वो कहते थे कि पढ़ो लिखो, क्योंकि वो एक जमाने में उनके पास जो है, उनके पिता के पास भी बहुत पैसा हुआ करता था, लेकिन सब कुछ ठोकर ठाकर मार करके उन्होंने यही रास्ता चुना था। और कहते थे कि यही रहेगा, शिक्षा रहेगी, संस्कार रहेगा, यही रह जाता है और सब चला जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आप लोगों के प्रति कृतज्ञता। अध्यक्ष जी की अनुमति से सभा तो औपचारिक रूप से भी विसर्जित होगी, और जो हमारे अध्यापक कुछ यहाँ उपस्थित हैं, वे मंच के हमारे गण्यमान्य अतिथियों के साथ एक तस्वीर लेना चाहते हैं। जैसा दिव्या मैडम ने कहा है, तो वो पुस्तक के साथ एक तस्वीर होगी। आज जो पुस्तक लोग आर्थिक हुई है वो सामने है, कुछ रियायत को लेकर उपलब्ध है।
संदीप देखा हाँ हाँ बढ़िया